नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को लेकर जो कि हम चल रहे हैं, आज भारतीय संविधान को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी क्रम में हम शुरू से ही इस कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और अब कंटिन्यूसली इस पर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे जो आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आज जो चीज़ हम अध्ययन करेंगे और वो तो इस क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो जब कॉलोनी था और एक तरह से भारत उपनिवेश बना दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और भारतीयों ने इस उपनिवेश या गुलामी से आज़ादी के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों का परिणाम विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, भारतीय शासन सुधार अधिनियमों के माध्यम से सामने आया, जिसमें महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि ब्रिटिश सांसद बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि भारतीय एक ऐसा संविधान तैयार करें कि उस संविधान को संपूर्ण भारतवर्ष के लोग स्वीकार करें, तो हम भारत को स्वतंत्रता देंगे और उस स्वतंत्रता के लिए भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी। तो इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार करते हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और ये कॉन्फ्रेंस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने ये स्वीकार किया कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो समस्त भारतीयों को स्वीकार होगा, और इसके लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। तो इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उससे हम जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें वो कौन कौन सी हैं। तो इस रिपोर्ट में जो बातें थीं, वो पहली ये बात थी कि इसने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस का कहने का अर्थ यही है कि भारत में शासन का जो कार्य है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन भारत की अपनी संप्रभुता नहीं होगी, बल्कि वो ब्रिटेन के अधीन रहेगा और शासन कार्यों को भारतीय लोग और भारत के जो लेजिस्लेटर हैं वो संभालेंगे, लेकिन जो नाम मात्र का प्रमुख है वो ब्रिटेन का रहेगा। और इसमें अन्य प्रावधान थे, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट की इसमें चर्चा थी, और फेडरल गवर्नमेंट के अलावा इसमें जो चर्चा थी वो थी जॉइंट इलेक्शन। तो जॉइंट इलेक्शन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट इलेक्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसमें जो चर्चा थी वो थी जॉइंट इलेक्शन। अब जॉइंट इलेक्शन कहने का अर्थ यही है कि जो संयुक्त निर्वाचन की यदि आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उस माइनॉरिटीज़ के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जा रही है। यानी जो मेजॉरिटी है वहाँ से मेजॉरिटी के लेजिस्लेटर चुने जाएंगे, संसद सदस्य चुने जाएंगे, और जो माइनॉरिटीज़ है तो माइनॉरिटी वोट पर केवल माइनॉरिटीज ही चुने जाएंगे। यानी अगर मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र है तो वहाँ केवल मुस्लिम चुने जाएंगे, ऐसे ही सिख या फिर ईसाई जनसंख्या बहुल क्षेत्र है तो सिख ही चुने जाएंगे। और इस तरीके से ये एक तरीके से डिवाइड करने वाली, हम कह सकते हैं कि ये इस पर जो एलिमेंट है, जो तथ्य है वो डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यदि हम एक भारत चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, तो इस प्रकार के कदम भारत की विविधता और एकता और समृद्ध के उसकी संस्कृति की प्रतिकूल है। और इसके अलावा इसमें जो बात थी वो रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर माइनॉरिटीज। सीधी सी बात है कि अगर आप डोमिनियन स्टेट से देना चाहते दे रहे हैं और आप साथ ही जॉइंट इलेक्शन की अगर डिमांड कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, तो जॉइंट इलेक्शन में आपको रिजर्वेशन देना ही होगा, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज को इसमें रखना चाहते हैं तो जॉइंट इलेक्शन के माध्यम से वो रिजर्वेशन से ही संभव है। क्योंकि यदि आप खुली प्रतियोगिता रखेंगे तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी किसी भी पॉपुलेशन बहुल क्षेत्र से कोई भी लेजिस्लेटर वह चुनाव लड़ सकता है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ना होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और साथ ही मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी। इसमें जो बात थी वो ये थी कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी, जॉइंट इलेक्शंस की बात थी, और रिजर्वेशन सीट्स फॉर माइनॉरिटीज की बात थी। तो इस तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था, तो भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार
भारतीयों ने यद्यपि चैलेंज तो बर्किनहेड का स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए। इसके पश्चात आपको मालूम है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई। और इसके पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और तत्पश्चात 1942 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की और भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा निर्मित की गई और इस संविधान सभा ने भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया। तो संविधान निर्मात्री सभा थी जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर लोग आए थे। संविधान सभा का वीडियो हम एक अलग वीडियो रखेंगे, हम इस वीडियो को बेवजह बड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस जो वीडियो हमारा मकसद है वो पूरे भारतीय संविधान के सार यानी प्रियम्बल को समझना है। तो प्रियम्बल को जानने के लिए हमने ये देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या था। अब हम देखेंगे कि प्रियम्बल में हमें कौन कौन सी जानकारी पता चलती है। तो प्रियम्बल को पढ़ने से, क्योंकि प्रियम्बल भारतीय संविधान का सार है, संविधान की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की वो कुंजी है, संविधान का सार तत्व है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय, एक जजमेंट में कहा कि जब जहाँ भी संविधान की भाषा जटिल है, ध्रुव है, वहाँ पर संविधान की व्याख्या जो है प्रियम्बल के आलोक या प्रियम्बल के प्रकाश, इन लाइट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो है प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना के आलोक में किया जाना चाहिए। तो जब भारतीय संविधान का जो बनाया जाना था तो उसके लिए जो 1928 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कह रहे हैं, उसी के आधार पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए और भारतीय शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत तत्वों का वर्णन था। इसी का परिवर्तित रूप उद्देशिका के रूप में हमारे सामने आया। उद्देशिका को प्रियम्बल, उद्देशिका को प्रस्तावना आदि नामों से जाना जाता है। तो उद्देशिका शुरू होती है हम भारत के लोगों से। उद्देश्य का आप इस बात समझिए कि जब उद्देश्य का हमने बनाई तो हमने किसी गॉड के नाम से उसे स्टार्ट नहीं किया, हमने किसी राजा महाराजा या किसी शासक के नाम से स्टार्ट नहीं किया, हमने उसे भारत के लोगों से के नाम से स्पष्ट किया है। यानी हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हमने भारत में शक्तियों का समस्त स्रोत भारत के लोगों को माना है। यही कारण कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से हमारे संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि भारत में समस्त शक्तियाँ, चाहे वो मूलभूत शक्ति हो, चाहे वो व्यावहारिक शक्ति हो या फिर नाम मात्र की, वो सभी प्रकार की शक्तियाँ भारत के लोगों में निहित होती हैं, भारत के लोगों में निहित है। और भारत के लोगों ने अपनी ये शक्तियाँ जो है संविधान को सौंप दी हैं। कैसे सौंप दी हैं? संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा में भारत के चुने हुए प्रतिनिधि थे, भारत के लोग थे और भारत के लोगों ने अपनी शक्तियाँ संविधान को सौंप दी। तो संविधान की प्रस्तावना से जो 4 बातें मूलभूत पता चलती, उनमें से पहली बात की हम चर्चा कर चुके हैं कि उससे जो बात हमें पता चल रही थी वो बात ये थी कि भारत के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत कौन था? भारत के लोग थे, भारत के लोग थे समस्त शक्तियों का स्रोत। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 4 बातें कौन सी थी इसे हम देख लेते हैं। पहली बात थी कि भारत के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? तो समस्त शक्तियों का स्रोत है भारत के लोग। नंबर दूसरी है कि संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि कौन है? संविधान स्वीकार किए जाने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया। तो पहली बात पता चल रहा था भारतीय संविधान के उद्देश्य का कि भारत की संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? तो वो है भारत के लोग। भारत की 135 करोड़ जनसंख्या भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत है। दूसरी बात उद्देश्य का से जो मालूम हो रही थी वो है कि उद्देश्य का स्वीकार कब की गई? तो उद्देश्य का स्वीकार किए जाने की तिथि है 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और उससे भारतीय इलेक्टेड संविधान सभा ने उसे अडॉप्ट कर लिया। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण जो पता चलती है उद्देशिका को पढ़ने से, वो पता चलती है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था उसका उद्देश्य क्या है, राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो राज्य व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। इसमें हम एक एक पॉइंट पर बारीकी से
आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। इन सारी बातों को हम डिटेल में बात करेंगे। तो तीसरी जो बात पता चलती है कि राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो राज्य व्यवस्था का उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। इसके अलावा जो उद्देश्य का से चौथी बात हमें पता चलती है कि हम उससे प्राप्त क्या करना चाहते हैं। ये तो था स्वरूप, हमारी संविधान की प्रस्तावना का जो स्वरूप था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके साथ ही जो चौथी बात पता चलती है वो चलती है कि हमारी जो उद्देश्य यानी जो पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो अटेन करना चाहते हैं, वो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम की भावना, स्वातंत्र्य की भावना, न्याय। तो न्याय है जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वी आर वांट टू अचीव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोगों से, भारत के संविधान से न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, यही हमारा उद्देश्य है कि हम को संविधान के माध्यम से प्राप्त कर सकें। भारत के लोग इस संविधान को पालन करके इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि यदि संविधान कितना भी अच्छा हो और उसे पालन करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान गलत ही साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा और उसे पालन करने वाले लोग अच्छे हों तो निश्चित ही जरूर ही वो संविधान बेहतर होगा और देश और समाज के निर्माण में सहायक होगा। तो इस बात को जानने के बाद हम बारी बारीकी से संविधान में आने वाली एक एक टर्मिनोलॉजी को डिटेल्स में समझेंगे, जिसमें आज पहली टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। वो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीन्स होता मतलब होता है इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। इसका मतलब होता है कि अपने आंतरिक मामलों में अपना निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति और बाहरी मामलों में हमारा निर्णय लेने के लिए हम फ्री हैं। यानी कि बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हम किस देश से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करेंगे, किस देश से हम संधि समझौता करेंगे, किस देश के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे, किसके साथ हमारी मित्रता होगी, किसके साथ शत्रुता होगी, क्या युद्ध होंगे हमारे। तो विदेश नीति या विदेशी मामलों के संदर्भ में नीतियाँ निर्धारित करने के लिए हम इंटरनली सुप्रीम और एक्सटर्नली फ्री है। यानी विदेशी मामलों में बिल्कुल फ्री है और देश में हम कौन सा कानून बनाएंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए कि कृषि कानून जो हमारी संसद ने बना है उसके संदर्भ में यह है कि उसका विरोध किसान कर रहे हैं। तो दिल्ली में भयानक विरोध चल रहा है, लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री या कनाडा के लोग इस बारे में बोले ये तो उचित नहीं, क्योंकि ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और सॉवरेनिटी में इंटरनली सुप्रीम का जो कंसेप्ट है, यानी एक्सटर्नली फ्री इंटरनली सुप्रीम, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हम अपने देश का शासन व्यवस्था कैसे चलाएंगे, लोगों पर शासन कैसे करेंगे, सरकार और लोगों के मध्य संबंध कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देश की सरकार और देश के लोग निर्धारित करेंगे। इसमें किसी विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी सकती। तो कनाडा या USA या चीन या विश्व का कोई भी देश इस मामले में बोले ये हमारी देश की आंतरिक संप्रभुता के खिलाफ है और एक तरीके से एक बाहरी संप्रभुता के भी खिलाफ है, यानी कि एक्सटर्नली फ्री के भी खिलाफ है, इंटरनली सुप्रीम होने के भी खिलाफ। हम देश के अंदर क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कैसे कानून संसद बनाएगी, देश में वो कैसे लागू होंगे, देश की नीतियाँ कैसी होंगी, शिक्षा की पॉलिसी क्या होगी, ये हमारी युद्ध नीति क्या होगी, हमारा कम्प्लीटली इंटरनल मामला है। तो इसे हम खुद ही डिसाइड करेंगे और एक्सटर्नली फ्री का मतलब यही है कि किसके साथ हम मित्री और समझौता करेंगे। मेरी आशा है कि सॉवरेनिटी का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब डेमोक्रेसी का मतलब भी इसमें समझ लेते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट वर्ड था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी आप सुनते ही रहते होंगे, डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जो बोलते तो सब हैं लेकिन समझते नहीं हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बड़ी अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। अमेरिका के एक जाने माने प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जो कि जनता ने स्वयं के लिए निर्मित की है और स्वयं ही उससे संचालित है और स्वयं के ही ऊपर शासन कर रही है। कितनी अच्छी बात है कि जो ऐसी व्यवस्था जिसे हमने खुद निर्मित किया है और खुद ही उससे शासित हो रही और खुद ही उसका पालन कर रहे हैं।
यानी एक गजब और अद्भुत अनुशासन की मिसाल ये व्यवस्था कायम करती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना। तंत्र का मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम, जिसके माध्यम से समाज या कोई देश या कोई परिवार या कोई कंपनी संचालित होती है। लोक का मतलब होता है लोग, तो लोगों की संप्रभुता पर आधारित शासन को लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि लोगों की संप्रभुता पर आधारित शासन, लोक शासन कह सकते हैं आप। लोगों की संप्रभुता पर आधारित शासन को आप लोकतंत्र कह सकते हैं। यानी लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कंसेंट ऑफ द पीपल, कंसेंट ऑफ द पीपल। तो लोगों की कंसेंट लेना जरूरी है। आप कह सकते हैं लोकतंत्र का मतलब होगा एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों पर ही शासन करना होता है और लोगों की अनुमति से, यानी लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए अनुमति देते हैं। और लोकतंत्र में भी विभिन्न प्रकार होंगे जो हम सेपरेट वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है, और डेमोक्रेसी के अदर जो टाइप है वो हम अदर वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो हमारे यहाँ जो अभी भारत में डेमोक्रेसी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहने का अर्थ है ये कि भारत में लोग ऐसा नहीं है कि शासन खुद करते हैं, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व सांसदों के माध्यम से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायकों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन करके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं, और उनके माध्यम से संसद कानून बनाकर, देश की विधायक का कानून बनाकर, देश की शासन, देश की कार्यपालिका उस कानून को लागू करके, न्यायपालिका उस कानून की जांच परख करके शासन को चलाते हैं। इसके पश्चात हम दूसरे जो वर्ड है वो है सेक्युलर। इस सेक्युलर शब्द को भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जिसके संविधान किसी गॉड, किसी राजा महाराजा या किसी ग्लोरी से स्टार्ट होते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। भारत के लोगों की महानता का ये प्रतीक है कि भारत का संविधान भी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। और एक मज़ेदार बात आपको बता दूं कि जब संविधान सभा में वोटिंग हुई तो गॉड हार गए और संविधान सभा के जो लोग थे सेक्युलरिज्म जीत गए। यानी गॉड और इस बात पर बहस हुई कि क्या भारतीय संविधान गॉड के नाम से स्टार्ट होना चाहिए, तो इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में गॉड हार गए। यानी भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों के नाम से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि किसी देवी देवता या ईश्वरीय शक्ति के नाम से स्टार्ट होना चाहिए। तो कितनी सेक्युलरिज्म की बात है कि जो भारतीय विविधता में नेत था, क्योंकि इसका स्पष्ट प्रमाण भारतीय संविधान सभा में हुई वोटिंग से प्रमाणित होता है कि हमने उस चीज़ को नकार दिया, हमने गॉड को नकार दिया। संविधान सभा में गॉड हार गए क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जो है वोटिंग हुई थी। तो सेक्युलरिज्म का मतलब हम यहाँ पर समझ रहे थे, तो हमने संविधान सभा की बात आपको बताई कि वहाँ पर गॉड से स्टार्ट हमने संविधान को नहीं किया। सेक्युलर, तो सेक्युलर शब्द में को भारतीय जो हिंदी में व्याख्या हम ऐसी करते पंथ निरपेक्ष के रूप में करते, धर्म निरपेक्ष के रूप में नहीं। देखिए, भारत में बहुत सारे धर्म है और धर्म का अर्थ भारत में होता है धारण करना, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, यह भारत में धर्म है। पंथ निरपेक्ष जैसे कबीर पंथ, सिख एक पंथ है और ऐसे बहुत सारे पंथ हैं। तो हमने सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि पंथ के आधार पर भी हम निरपेक्ष रहे। निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म और राजनीति का कोई लेना देना नहीं होगा, यानी टू शॉट्स थ्योरी नहीं हो सकती, यानी एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यानी धर्म का कार्य अलग है, राजनीति का कार्य अलग है। राजनीति का कार्य शासन चलाना, धर्म का कार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। भारत में जो धर्म है वो लोगों की संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। तो धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग रहेंगे। राज्य सरकार अपना काम करेगी और सरकारें अपना काम करेंगी और धर्म अपना काम करेगा। तो धर्म का मतलब होगा धर्म, और सेक्युलरिज्म का मतलब होगा धर्म और राजनीति का अलगाव, यानी धर्म अलग और राजनीति अलग। धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं किया जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शपथ लेते तो वो किसी गॉड के नाम से नहीं लेते, बल्कि वो भारत की संविधान की शपथ लेते हैं। और आपने देखा होगा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं वो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, यानी बाइबल की शपथ लेते हैं। जबकि अमेरिका भी सेक्युलरिज्म देश है और भारत भी सेक्युलर, जबकि भारत में जो शपथ ली जाती है वो संविधान की शपथ ली जाती है, पद की शपथ ली जाती है, गोपनीयता की शपथ ली जाती है। और इसका एडवांस वर्जन यह है कि भारत में ये तो ठीक है धर्म और राजनीति अलग अलग है, लेकिन जो यूरोप में धर्म का मतलब है, क्योंकि यूरोप में धर्म और राजनीति की कट्टरता मौजूद थी, वहाँ पर खून खराबी हुई। चर्च और पोप जो थे उन्होंने राजनीति पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया। तो चर्च, पोप और राजनीति के बीच वहाँ पर संघर्ष मौजूद रहे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में क्या था, भारत में धर्म जो था वो राजनीति का मार्गदर्शक था, यानी कि जो राजनीति होती थी वो धर्म पर आधारित होती थी। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुजरात दंगे हुए थे 2002 में, तब उन्होंने कहा था कि
नरेंद्र मोदी को जो है कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि राजनीति भी धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। तो भारत में धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। भारत में जो धर्म का अर्थ है वो बहुत व्यापक है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब यहाँ पर जो है वो है धारण करना। तो धारण का मतलब जो भी अच्छा विचार है, धैर्य है, दया है, दूसरों का सहयोग करना है, करुणा है, प्रेम है। तो धर्म के 16 ऐसे लक्षण बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं जो कि मानवीय समाज, मानवीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा कि जो हिंदुत्व है वो एक जीवन शैली है। इससे